हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। प्रारंभ सीरीज का हमारे 150 डेज में से आज डे 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं बेटा। इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे और काफी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये प्रारंभ सीरीज जो है पूरे हफ्ते चलेगी। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस आएंगी अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस की बेटा। 150 डेज में हमारा लक्ष्य है, इस प्रारंभ सीरीज का लक्ष्य है कि 150 डेज में आपके तीनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवाया जाएगा बेटा। और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे बेटा। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर यहां पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, वहां पर भी आप हमसे ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ये पूरी की पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को बेटा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है ना। उसके अंदर और भी क्या चीजें हमें समझने के लिए है बेटा, ये सब हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। देखो बेटा, क्लास 11th में तीनों ही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नए भी हैं साथ ही साथ में, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट से ही कॉमर्स बना हुआ है बेटा। इसीलिए ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और साथ ही साथ में नए हैं, तो इसीलिए इसके बेसिक चीजें आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। इसीलिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको उन सभी छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में डिटेल्ड में समझाया जाएगा जो क्लास 12 बीकॉम आगे तक भी आपके काम आने वाला है। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बेटा, स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। किस शब्द से स्टार्ट करते हैं? इकोनॉमी से। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों एक ही तो वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग भी तो एक ही है। ऐसा नहीं होता है बेटा, इकोनॉमी का मतलब अलग है, इकोनॉमिक्स का मतलब अलग है बेटा। आज मैं इन दोनों का मतलब आपको अच्छे समझाऊंगा। देखो बेटा, इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट बेटा? जहां आप और मैं रहते हैं। और इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, उसकी बेसिक नीड्स उसको चाहिए होती है। इस बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंसान क्या करता है? इंसान काम करता है, पैसे कमाता है, उस पैसों से अपनी बेसिक नीड्स और वांट्स को पूरा करता है। इन चीजों को बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां लोग रहते हैं और अपनी जीविका मतलब अपनी लाइवलीहुड्स को फुलफिल करते हैं। अब हमारी लाइवलीहुड्स को, हमारी जीविका को हम फुलफिल कैसे करेंगे बेटा? काम करके, फिर उससे पैसे कमाएंगे, फिर मार्केट जाएंगे, हमें जो चीज चाहिए होती है उन पैसों से खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट है जहां पर लोग रहने के लिए, जीने के लिए क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे तरीके से पैसे कमाते हैं, उनको कहां कहां कितना कितना खर्च करते हैं, इसे इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है बेटा? देखो, भगवान ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं जिससे हम हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारी वांट्स पूरी करते हैं, तो जिन चीजों से हम हमारी इच्छाएं, हमारी वांट्स हम पूरी करते हैं ना बेटा, भगवान ने वो रिसोर्सेज मतलब वो चीजें जिससे हम हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना। और भी अदर चीजें होती है, कार हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ भी हो सकता है। ये सब रिसोर्सेज जिन चीजों से बनते हैं ना, भगवान ने क्या करा? उन सभी रिसोर्सेज को लिमिट में रखा। इज दैट क्लियर बेटा? और जो हमारी चाहते हैं ना, वो अनलिमिटेड रख दी हैं। आज आपके पास साइकिल है तो आपको बाइक चाहिए, बाइक है तो आपको कार चाहिए, तो आपकी जो इच्छाएं वो अनलिमिटेड हैं। बट ये जो इच्छाएं जिन चीजें से पूरी की जाती है उनको रिसोर्सेज बोलते हैं, और वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बेटा। क्या है बेटा? वो लिमिटेड है। तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपकी इच्छाएं ज्यादा है, तो उससे क्या होता है बेटा? उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है ना, वो कम पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं स्कैर्सिटी। इज दैट क्लियर? अब इंसान इस कम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको किस तरीके से यूज करके इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करता है, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा? इकोनॉमिक्स। जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, उन कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं या उससे प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी। कि एक स्केर्सिटी, कमी जो रिसोर्सेज की है, उसको किस तरीके से यूज करके उसका एक वैल्यूएबल आउटपुट बनाया जाता है ताकि सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आई मेरी बात सुनो बेटा आप लोगों को, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं बेटा। इकोनॉमिक्स को हमने समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? अभी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह गया है तो मैं आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में एक और डिफरेंस, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं बेटा। इकोनॉमी मतलब हो गया एक कोई भी परिवार, मान लो सपोज करो मोहन का परिवार है, जहां मोहन के पिताजी ही काम करते हैं, ठीक है ना, वो कहीं पर जॉब करते हैं, उनकी 25,000 रुपीज सैलरी है। उस 25,000 सैलरी से वो अपने परिवार को चलाते हैं, जहां पर वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, कोचिंग्स पढ़ाते हैं, घर का खर्चा उठाते हैं, दूध दही सब लाने में उठाते हैं बेटा। ये हो गया इकोनॉमी। इज दैट क्लियर बेटा? अब ये तो इकोनॉमी हो गया। अब इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? वो 25,000 रुपीज, वो 25,000 रुपीज को मोहन के पिताजी सभी खर्चों में किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मान लो कहीं शादी आ गई, अब वहां शादी क्लोज में है तो वहां एक्स्ट्रा खर्चा हो गया पापा का। अब सैलरी तो फिक्स है 25,000, बट खर्चे अचानक से बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अब पापा 25,000 में उस एक्स्ट्रा खर्चे को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर बेटा? और 25,000 में आपके पापा किस तरीके से परिवार चला रहे हैं, कितना पैसा वो आपके स्कूल में खर्च करते हैं, कितना पैसा वो घर के राशन में खर्च करते हैं, कितना पैसा वो आपके कपड़ों में खर्च करते हैं, रेंट में खर्च करते हैं, आने जाने में खर्च करते हैं, ये तो हो गया इकोनॉमी। ठीक है ना? और इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया बेटा? कि जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए उसे मैनेज करना है उसी 25,000 रुपीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए डिटेल्ड में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मैक्रो। इज दैट क्लियर बेटा? काफी सालों पहले सिर्फ माइक्रो ही इकोनॉमिक्स होती थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स था ही नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी कारणवश लाया गया, वो अमेरिका का एक डिफ्लेशन था, ठीक है ना, वो अलग चीज हो गया बेटा। बट मैक्रो माइक्रो के बाद आया है बेटा। अब माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है? देखो, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो मतलब होता है बड़ा। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे माइक्रो मतलब यहां पर क्या हो गया, अगर जैसे हम यहां पर मोहन के घर की बात कर रहे थे, तो मोहन के घर की हम स्टडी कर रहे हैं। अब मोहन के घर की स्टडी क्या करेंगे कि पापा की सैलरी क्या है, ठीक है, पापा उस सैलरी को घर के राशन ग्रोसरी में कितना खर्चा करते हैं, स्कूल फीस में कितना खर्चा करते हैं, ठीक है ना, और बाकी अदर एक्सपेंसेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। यहां हम सिर्फ एक ही परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ हम मोहन के परिवार या मोहन के घर की ही डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर हम मोहन के घर में पता लगा रहे हैं कि मोहन के घर में पैसे कितने आते हैं, उन पैसों को कहां कहां खर्च किया और कितना कितना खर्च किया जाता है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? पूरे इंडिया में सिर्फ एक एक घर के परिवार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनके पैसे को कैसे कैसे खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल परिवार की स्टडी करते हैं कि वो पैसा कहां से कमाते हैं, कितना कमाते हैं, कहां खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो जब हम एक ही घर की स्टडी करते हैं, यहां पर घर को हम हाउस होल्ड बोलेंगे बेटा, ठीक है ना, जब हम सिंगल या इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं बेटा। एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, उस बहुत बड़े जंगल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ की पढ़ाई कर रहा हूं या एक ही पेड़ की स्टडी कर रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं बेटा? मैं एक ही पेड़ की स्टडी कर रहा हूं कि ये जो पेड़ है ये कौन सा पेड़ है,
ये कितने साल चलता है, ये कौन सा फल देता है, इसकी जड़ें कितनी बड़ी होती हैं, इसके पत्ते कितने बड़े होते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पतझड़ इस पेड़ में कब आता है, नए पत्ते इस पेड़ में कब आते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ की बात कर रहे हैं ना बेटा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर इस पेड़ के साथ साथ पूरे जंगल के पेड़ों की स्टडी में करने लग जाऊं तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बिग। एक से ज्यादा पेड़ों की, अब पूरे जंगल के पेड़ों की स्टडी कर रहा हूं। पूरे जंगल में तो अलग अलग प्रकार के पेड़ होंगे, उन पर अलग अलग जो है क्या नाम से फल लगेंगे बेटा। उन सब की अलग अलग पेड़ों की अलग अलग हाइट होगी, अलग अलग एज ग्रुप होगा, है ना, अलग अलग नेचर होगा। इज दैट क्लियर बेटा? अलग अलग साइज के पत्ते होंगे, ये सभी चीजें उनके साथ होगी बेटा। तो यहां पर जब हम पूरे जंगल की स्टडी करेंगे तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और उस पूरे जंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ की स्टडी की जाएगी तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? तो माइक्रो मैंने समझा दिया, मैक्रो भी मैंने समझा दिया। अब मैक्रो को मैंने एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके समझाया था, अब हमारे रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहां पर अभी मोहन के घर की एग्जांपल ले रहा था। अब मोहन के साथ साथ मैंने सोहन और राहुल, इन तीनों के घर की स्टडी करने लग गया, ठीक है ना, कि मोहन के घर में इनकम कितनी है, सोहन के घर की इनकम कितनी है ना, राहुल के घर की इनकम कितनी है, मोहन का एक्सपेंसेस खर्चा कितना है, सोहन का खर्चा कितना है, राहुल का खर्चा कितना है। इन सब की स्टडी को मैं मिला दूं, इन सब इंडिविजुअल स्टडी को अगर मैं मिला दूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। और इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि मार्केट किसी सिंगल पर्सन से नहीं बनता है, सभी लोगों से बनता है। तो मार्केट मतलब यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ मोहन के घर की बात कर रहा था बेटा, तो वो माइक्रो था, बट इन सभी अलग अलग घरों को अगर मैंने जोड़ लिया तो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, तो ये था बेटा अपना माइक्रो और मैक्रो का मतलब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है बेटा तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे मेरे व्हाट्सएप के, वहां पर भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। हम दोनों जगह आपको जवाब जरूर देंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे माइक्रो में समझा चुका हूं, मैक्रो में आपको समझा चुका हूं। मैक्रो में एक बार पढ़ के और माइक्रो भी एक बार पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये भी समझ लो पहले आप, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। वैसे तो आपने 10th में पढ़ा होगा ये, बट मैं आपको समझा देता हूं। एक्टिविटी दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज दैट क्लियर बेटा? अब ये यहां पर जो इकोनॉमिक टर्म, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्म नाम आया है, वो क्यों आया अभी समझ में आ जाएगा बेटा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से काम हैं? तो बेटा आपके घर में आपकी मम्मी का एग्जांपल लेते हैं। क्या मम्मी घर पर जो भी आपके लिए काम करती है, चाहे वो आपके लिए खाना बनाना हो, चाहे आपके कपड़े धोना हो, घर की साफ सफाई हो, कुछ भी काम मम्मी जो घर पे करती है, क्या मम्मी आपसे बदले में उसके पैसे लेती है? आपसे कभी मम्मी कहती बेटा तूने आज एक कटोरी दाल ज्यादा खाई है, प्लीज उसका 50 रुपए होता है, 4 रोटी खाई है तो 40 रुपए उसके हो जाते हैं, लाओ मुझे दो। कभी मम्मी ने आपसे ऐसा कहा? नहीं ना। ये सिर्फ हम अफेक्शन, लव में करते हैं हमारे परिवार वालों के लिए और बदले में कोई पैसों का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ऐसी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बट वहीं अगर हमारे घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई के लिए कोई मेड आती है और वो हमारे घर में काम करती है तो बदले में वो हमसे पैसे लेती है, इसी को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के बाद में अगर सामने वाले को पैसा मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज दैट क्लियर बेटा? आगे यहां तक समझ में? तो दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए यहां पर बेटा आपने देखा होगा ये जो इकोनॉमिक यहां पर एक्टिविटी आया है। तो स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर।
इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंज्यूमर की या किसी एक ही प्रोड्यूसर की या किसी एक फर्म की। अब जरूरी नहीं है बेटा कि हम घर की ही स्टडी करें, ठीक है ना, आप अपने दुकान की भी स्टडी कर रहे हो। अगर आप अपने ही दुकान की स्टडी कर रहे हो कि भाई मेरी दुकान में रोज कितने कस्टमर आ रहे हैं, रोज मैं कितना बेच रहा हूं, रोज मैं कितना नया माल खरीद के लेकर आ रहा हूं, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है सिर्फ घर की स्टडी करना है, नहीं, हाउस होल्ड बोला जरूर जाता है, हाउस होल्ड रिलेट करता है कंज्यूमर से, बट अगर आप किसी बिजनेस, एक ही बिजनेस की स्टडी कर रहे हो, एक ही दुकान की स्टडी कर रहे हो, एक ही कंपनी की स्टडी कर रहे हो, एक ही फर्म की स्टडी कर रहे हो, एक ही कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हो, ये सब ही माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है बेटा, क्योंकि यहां पर हम सिंगल पर्सन की स्टडी कर रहे हैं। और किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो बेटा, स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट एंटायर इकोनॉमी लेवल। एंटायर इकोनॉमी लेवल मतलब क्या हो गया? पूरे मार्केट की स्टडी करना, पूरे मार्केट की स्टडी करना कि भैया इस पूरे मार्केट में रोज की सेल कितने की होती है, रोज कितना माल बेचा जाता है, रोज कितना माल खरीदा जाता है, यहां पर रोज लोग कितनी इनकम अपनी जनरेट करते हैं, लोग कितना टोटल खर्चा इस मार्केट में खर्च कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैं कहूं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो सारे के सारे लोग कितना कमाते हैं। एक की बात नहीं हुई ना, सभी की बात होगी। पूरे इंडिया में जितने भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो सारे के सारे मिलकर कितना पैसा कमाते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? अगर एक ही इनकम, एक ही बंदे की बात करें तो वो इनकम हो गई, बट सभी लोगों की इनकम के ऊपर बात करेंगे, नेशनल इनकम कहलाएंगे। ठीक है बेटा? सारे के सारे इंडिया वासी मिलकर कितना खर्चा कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? सारे के सारे लोग मिलकर बैंकों में कितना पैसा सेव करके रखते हैं। एक की बात नहीं हो रही ना, बहुत सारों की बात हो रही है बेटा। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो, ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, मैक्रो तक हमें समझ में आ गया है। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा प्लीज क्या करना है, आपको सबको पता है, लाइक करना है। ठीक है ना? आगे देखो बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, इकोनॉमी है, अभी तक तो हम समझ रहे थे। देखो हमारी इकोनॉमी के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, हमें क्यों पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों आती है? इकोनॉमी में प्रॉब्लम दो वजह से जनरली देखने को मिलती है बेटा। मैंने कहा ना, भगवान ने जो भी रिसोर्सेज हमें दिए हैं वो लिमिटेड दिए हैं। क्या दिए बेटा? लिमिटेड में, सबकी मात्राएं फिक्स है। बट इंसान जो है ना, ह्यूमन बींग्स, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, वॉन्ट्स, वो अनलिमिटेड हैं। आज आपके पास जो चीज नहीं है उसको खरीदने की आपकी मन में इच्छा है, ठीक है, बट जब वो आपके पास आ जाएगी तो कुछ समय बाद में आपको उससे हायर वाली चीज चाहिए होगी। इसको समझाने के लिए मैं कैसे समझाऊं आपको, सुनो ध्यान से। आज जिस व्यक्ति के पास साइकिल नहीं है वो साइकिल खरीदने की इच्छा रखता है। अब उसके पास साइकिल आ गई बेटा, वो कुछ साल साइकिल से बड़ा खुश रहेगा, फिर उसके बाद उसके मन में क्या आएगी, यार बाइक लूंगा मैं यार। ठीक है, अब बाइक ले लिया उसने, अब वो बाइक कुछ साल उसको सेटिस्फेक्शन देगी, फिर उसके बाद वो सोचेगा यार इससे अच्छी वाली बाइक लूं या फिर मैं कार लूंगा। तो आपने देखा ना, इंसान की इच्छाएं लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब कि इच्छाएं रुकती नहीं है हमारी। एक इच्छा पूरी होगी फिर हम दूसरी इच्छा पे चले जाएंगे, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी इच्छा पे चले जाएंगे। तो हमारी इच्छाएं रुकती नहीं है। उस वजह से जो रिसोर्सेज हमारे पास में है उसमें कमी आ जाती है, स्कैरसिटी जिसको बोलते हैं, कमी आने लग जाती है। और जब रिसोर्सेज की मार्केट में कमी आना स्टार्ट हो जाती है, वहीं से ही इकोनॉमी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे बोलते हैं भाई ना, बात समझ में? अब बुक की लैंग्वेज से पढ़ के देखोगे तो भी वही बात सेम है। देखो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू, मीन्स मतलब यहां पर कोई मतलब नहीं है। ये जो मीन्स टू सेटिस्फाई लिख रखा है ना, मीन्स मतलब मीनिंग नहीं है। मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेस। ये जो मीन्स यहां पर लिख रखा है ना, MEANS, इसका मतलब नहीं है। मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस।
इकोनॉमिक्स में बहुत सारे शब्द आपको सीखने पड़ेंगे। जैसे गुड्स को गुड्स नहीं बोलते इकोनॉमिक्स में, कोमोडिटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? टोटल नहीं बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है बेटा? तो मींस अगर कहीं पर आ जाए तो समझ जाना रिसोर्सेज बोल रहे हैं सर, ठीक है? तो क्या लिख रखा है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मींस टू सेटिस्फाई। और जिस चीज से, जिस रिसोर्सेज से इंसानी इच्छाओं को सेटिस्फाई किया जाता है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है बेटा? लिमिटेड हैं। भगवान ने लिमिटेड कर रखे हैं कि भैया अगर ये पूरा उठा लिया ना तुमने तो खत्म। जैसे आपके पिताजी ने आपको 1,000 रुपए दिया पॉकेट मनी 1 महीने के लिए, तो रिसोर्सेज ये 1,000 रुपए हैं, ये क्या है? लिमिटेड हैं। पापा ने समझा दिया भैया 1,000 में पूरा 1 महीना चलाना है तुझे, अब तू ज्यादा खर्च कर कम खर्च कर, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। बस ये दो चीज जहां मिल जाती है वहीं पर ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। इज दैट क्लियर? इसलिए लिख रखा है एंड टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज इज अ प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम कहलाती है। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे अपन बढ़ेंगे ना, तो कारण देखो, कोजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोजेज मतलब कारण। क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? 3 कारण मेजर बताए गए हैं। पहला है वांट्स आर अनलिमिटेड। किसकी वांट्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है? दूसरा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तीसरा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज एक तो कम है हमारे पास में, दूसरा उन रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। कैसे? एग्जांपल ले लो, आयरन, लोहा। लोहा से कार भी बनती है, बाइक भी बनती है, मशीन भी बनती है, फर्नीचर भी बनता है, और भी बहुत सारी चीजें आयरन से बनती है। ये हो गए आयरन के ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब जिस रिसोर्सेज के ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे उसकी मार्केट में उतनी ही क्या रहेगी? कमी रहेगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जनरली 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और तीसरा है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। आई होप ये तीनों चीजें आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इज दैट क्लियर बेटा? अब प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेटा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस वजह से है? स्कैरसिटी, कमी की वजह से है। अगर रिसोर्सेज भी हमारे पास अनलिमिटेड होते बेटा तो कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही नहीं। आती क्या? हम कभी पानी की कमी सुनते हैं, गर्मी आ गई बेटा, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है? कटौती स्टार्ट हो गई है बेटा। इज दैट क्लियर? रेगुलर 24 आवर्स पानी तो वैसे भी किसी के नहीं आता है, और जितना घंटे आता था उसमें भी और कम हो गया है। इज दैट क्लियर? तो रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो प्रॉब्लम है। इसीलिए स्कैरसिटी है जो मेन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया की। मैं यहां पर सिर्फ इंडिया, अपने देश की बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा। पूरे वर्ल्ड में ही क्या प्रॉब्लम है? एक प्रकार की प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम बोलते हैं, वो है सर रिसोर्सेस की कमी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर बेटा? सभी कंट्रीज की प्रॉब्लम एक ही है, या मैं कहूं सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उन सभी इकोनॉमी की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रिसोर्सेस की कमी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये यूनिवर्सल है, सभी जगह प्रॉब्लम है इस चीज की। रिगार्डिंग द स्कैरसिटी ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, वी मस्ट बी क्लियर इन आवर माइंड दैट इट इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज। अब वो चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो, दोनों ही प्रकार के सभी देशों में किस चीज की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? स्कैरसिटी की, रिसोर्सेस की कमी है साहब। कहीं पर किस चीज की रिसोर्सेस की कमी है, कहीं पर किस चीज की रिसोर्सेस कमी है, कहीं पर कॉमन ही रिसोर्सेस की कमी होती है बेटा, बट कमी हर इकोनॉमी में होती है रिसोर्सेस की। द टर्म स्कैरसिटी इज हियर यूज्ड इन a relative sense that it means are limited in relation to wants। बिल्कुल सही बात है। wants के सामने जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं बेटा। इन दिस सीन इट इज ट्रू फॉर अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज फॉर अ पुअर कंट्री। अब चाहे अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो, सभी के लिए स्कैरसिटी है रिसोर्सेस की। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, उसका फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? स्कैरसिटी। फंडामेंटल प्रॉब्लम मतलब एक बेसिक प्रॉब्लम सभी इकोनॉमी की क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की कमी है और वांट्स अनलिमिटेड है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात अच्छे समझ में आई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है समझने के लिए बेटा।
इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ना ये जो स्केर्सिटी मदर ऑफ प्रॉब्लम बोला जाता है। कि मदर ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, ये हेड है प्रॉब्लमों की, सबसे जो मतलब कहते हैं ना जो प्रॉब्लम की जड़ है वो स्केर्सिटी है। इसलिए इसको इकोनॉमिक्स में मदर ऑफ प्रॉब्लम भी बोला जाता है कि सबकी मां है, मतलब सबकी किसकी, सभी प्रॉब्लम्स की मां है। मतलब ये सभी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है उनकी सबकी हेड है, सब टॉप पर है ये, क्योंकि सभी प्रॉब्लम स्केर्सिटी की वजह से ही स्टार्ट होती है। इसलिए इकोनॉमी में स्केर्सिटी को मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी प्रॉब्लम बोलते हैं। ऑल इकोनॉमी प्रॉब्लम मतलब पूरे देश की, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रॉब्लम है ये। वी कम टू नो अबाउट दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है बेटा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, मीन्स आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूज। मीन्स मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही है, बट उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। बताया था ना भी मैंने आपको, आयरन मतलब लोहे का एग्जांपल दिया था। अब लोहा देखो कितना अलग अलग प्रकार से यूज होता है। अब किसी को कार चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को फर्नीचर चाहिए। अब कैसे एडजस्ट करें, लोहा तो हमारे पास लिमिटेड है ना, अब इनको तीनों चीजों में कैसे एडजस्ट करें। तो सोचो इकोनॉमी को कितनी प्रॉब्लम होती होगी ये डिसाइड करने में कि कितना कार बनाए, कितना बाइक बनाए, कितना फर्नीचर बनाए, ताकि आयरन लोहे का वेस्टेज ना हो। क्योंकि जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं ना बेटा, तो मन में एक बात सताती है कि हमें इस रिसोर्सेज का ना जरा सा भी वेस्टेज नहीं करना है। जब हमारे घरों में नल चले जाते हैं ना, तो हम जो बाल्टी भर के रखते हैं, आप देखना कितना हम ध्यान से उसको खर्च करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगले 24 घंटे पानी नहीं आने वाला है, तो हम उसका कम से कम वेस्टेज करते हैं। राइट बेटा, सही कह रहा हूं ना मैं? देखो वही चीज है बेटा कि जब रिसोर्सेज कम हो और उस रिसोर्सेज का अलग अलग जगह इस्तेमाल हो, तो इंसान क्या करता है, उसका सोचता है कि रिसोर्सेज का हम जिस तरीके से इस्तेमाल करें बट वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सो वी आर फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट। मैंने बोला ना एडजस्टमेंट करना है ना, आयरन का कितना यूज करके बाइक बनाऊं कि सारी बाइक यूज में आ जाए ताकि वेस्टेज ना हो, कितनी कार बनाऊं ताकि सारी कार यूज में आ जाए, वेस्टेज ना हो। तो इनके सबके बीच में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किन चीजों के बीच में? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड वांट्स के बीच में, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में एडजस्ट करना पड़ता है ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। दिस गिव राइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच इन टर्न फॉर्म्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, चॉइस करना है ना, कितनी कार बनाऊं, कितनी बाइक बनाऊं, कितना फर्नीचर बनाऊं। अब ज्यादा फर्नीचर बन गया, वो यूज में नहीं आया, तो वो फर्नीचर वेस्ट हो गया, आयरन वेस्ट हो गया हमारा, है ना। कार ज्यादा बन गई, कार ज्यादा सेल आउट नहीं हुई, कार ज्यादा यूज में नहीं आई, जो कार बच गई वो वेस्ट हो गई हमारे लिए। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें उसका बेस्ट यूज करना सोचना पड़ता है बेटा। इज दैट क्लियर? Thus scarcity of means is relation to wants is the main reason behind the origin of all economic problem. That is why it is said that scarcity is the mother of all economic problem. इसीलिए जो scarcity है उसे mother of all economic problem बोलते हैं कि सभी मुसीबत की जड़ क्या है? रिसोर्सेस की कमी है। तभी हमें अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में एडजस्ट करवाना पड़ता है। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप यहां तक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और वेस्टेज कम से कम हो। बेस्ट यूज करना है हमें हमारे रिसोर्सेज का, ताकि वेस्टेज ना हो या बिल्कुल ही कम हो। इज दैट क्लियर बेटा? तो इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज हमें क्या सिखाता है? इसका क्या मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसका आपको बेस्ट यूज करना है। और बेस्ट यूज से मतलब क्या है बेटा? उसका जितना हो सकता है उतना कम से कम वेस्ट जाने देना है, ताकि हम उसका पूरा पूरा आउटपुट ले सकें। इज दैट क्लियर बेटा? मोर क्लियरली इट टेल्स अस दैट इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? हमें उस रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है ताकि हम ह्यूमन वांट्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकें।
वी हैव टू मेक चॉइसेस इन सच अ वे दैट हमें इस तरीके से आयरन का चॉइस करना पड़ेगा जिससे हम मार्केट में बाइक भी बना सकें, कार भी बना सकें, फर्नीचर भी बना सकें, बाकी वेस्टेज किसी भी चीजों का ना हो। वे दैट अवेलेबल, ताकि मार्केट में हर प्रकार का रिसोर्सेज अवेलेबल रह सके जिससे हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और साथ ही साथ में वेस्टेज भी कम से कम कर सकें। इसी कोई बेस्ट पॉसिबल मैनर बोलते हैं, इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज बोलते हैं बेटा। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगली क्लास के अंदर हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और डिटेल्ड के साथ में पढ़ेंगे कि सेंट्रल ऑफ इकोनॉमी क्या होता है ना, इसमें क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट हमारी डे 2 की क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा। आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको तुरंत जवाब देंगे। और आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, वहां पर आप हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल नोट्स की भी मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और अपने आप डाउट भी पूछ सकते हो। तो बेटा आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।